फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। हालांकि मैं इस विषय पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मेरे हर वीडियो पे 4, 5, 6 कमेंट ज़रूर आ रहे हैं सिर्फ इस बात को पूछने के लिए कि सर इस नौकरी में क्या ओवर इनकम हो जाती है, क्या सर अपनी सैलरी के अलावा कुछ पैसा हम कमा सकते हैं। इन सभी चीज़ों में इतने सारे कमेंट आने के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बनाऊं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं इस बात को जस्टिफाई कर रहा हूं कि ये ओवर इनकम करना सही है, या मैं इस बात को प्रमाणित कर रहा हूं कि हाँ इस नौकरी में ओवर इनकम होती है। दोनों ही चीज़ें नहीं है, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड मैटर है कि कोई कैसे कह सकता है, किसी विभाग पर कैसे आरोप लगा सकता है कि इस विभाग में ओवर इनकम होती है या नहीं होती है। लेकिन आपके बहुत ज़्यादा कमेंट करने की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि किस पोस्ट पर लोग किस माध्यम से ओवर इनकम करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये कोई ड्यूटी तो है नहीं आपकी ओवर इनकम करना, आप छुप छुपा के ही ये सारे काम करते हैं। तो कौन सी पोस्ट वाले लोग कैसे कैसे काम करते हैं और कैसी कैसी शिकायतें सुनने में आती हैं, और जो व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसके संबंध में शिकायत आई और उस पर एविडेंस भी आए साथ में, तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, ये बात भी इस वीडियो में करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी बात पे वीडियो इस चैनल पे बनाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक चीज़ का वीडियो देख सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे बड़ी पोस्ट, इन पोस्टों में से स्टेनो की कोई ओवर इनकम होती है या नहीं। वो सबसे पहले बात करेंगे स्टेनो की। तो स्टेनो की ओवर इनकम का सोर्स क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ये है कि जैसे आपके पास 5 चीज़ें टाइप करने को रखी, 5 लोगों का काम टाइप होने को रखा है, उसमें से कोई एक व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है मेरा काम पहले कर देना। ठीक है, कहता है मेरा काम पहले कर देना, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। वो व्यक्ति उस केस से संबंधित कोई व्यक्ति या उस केस से संबंधित अधिवक्ता हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो इसके बदले में वो आपको कुछ देने का प्रयास करेगा कि लो ये रख लो और मेरा काम पहले कर देना। एक तरीका ये हो गया, स्टेनो के पैसे कमाने का एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जिसके संबंध में आमतौर पे शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि कोई स्टेनो काम कर रहा है, तो जब तक आदेश पर साइन नहीं होता है उस अधिकारी का जिसने वो आदेश टाइप करने को कहा है कि ऐसा आदेश टाइप कर लो, तब तक वो आदेश किसी को बताना या दिखाना नहीं होता है। ठीक है, कि किस पत्रावली में क्या आदेश हो रहा है, गुप्त होता है। ये जब तक अधिकारी साइन नहीं कर देता है तब तक वो किसी को बताना या दिखाना नहीं होता है। और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, जो इस काम में शामिल हैं, गलत काम गलत तरीके से पैसा कमाने वाले काम में, वो क्या करते हैं, जैसे ही अधिकारी ऑर्डर बोलता है तो उस फाइल से संबंधित व्यक्ति को इस बात की जानकारी दे देते हैं कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है, क्या ऑर्डर टाइप करने को बोला गया है, और इस बात के बदले में कुछ ना कुछ सेवा शुल्क अपना ले लेते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। लेकिन ये स्टेनो के कमाने के 2 माध्यम आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि कई सारे काम उनके पास पेंडिंग है, 10 काम पेंडिंग है, लेकिन वो दूसरे काम करते रहते हैं, और जिस काम में उन्हें लगता है, उम्मीद है कि कोई पैसे देगा तब इसे करूँगा, उस काम को होल्ड कर देते हैं। वो आदमी इंतज़ार करते करते जब परेशान हो जाता है तब वो आता है कि सर मेरा काम नहीं हो रहा है, तो कहते हैं अभी मेरे पास बहुत काम है। और जब वो आदमी परेशान होता है तो कहता है सर कुछ चाय पानी करा दूंगा, कुछ कर दूंगा, मेरा काम कर दो बस। ठीक है, तो ये एक तरीका यहाँ से आ जाता है। ठीक है, ये ओवर इनकम के तरीके हो गए। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो वीडियो के माध्यम से किसी को बताई नहीं जा सकती, किसी विभाग पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। तो आप जब सर्विस में आएंगे तो उन चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, और मैं यही कहूँगा, ये तरीके ज़रूर होते हैं, लेकिन सर्विस साफ़ सुथरी करनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। स्टेनो को अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। स्टेनो के बाद बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, स्टेनो के बाद बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट, JA के पद पे जो लोग काम करेंगे या पेड अप्रेंटिस के पद पे काम करेंगे, उनका क्या। तो जूनियर असिस्टेंट में कम से कम 6 से 7 तरीके के पदों पर बिठाया जाता है। आपको जूनियर असिस्टेंट ही होता है, लेकिन पद बहुत सारे सृजित हैं कि इस पद पे भी जूनियर असिस्टेंट बैठेगा, इस पर भी असिस्टेंट बैठेगा, इस पर हेड असिस्टेंट बैठेगा। तो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब अलग अलग पदों पर बिठाना पड़ता है। तो आप 2 पद बहुत ही प्रसिद्ध हैं न्यायालय के, एक है पेशकार
और एक है बाबू। दूसरी पोस्ट है बाबू की, पहली पोस्ट है पेशकार की। तो इन पे इनकम के तरीके सब लोगों ने अपने अपने निकाल रखे हैं पैसा कमाने के। मान ली किसी कोर्ट के पेशकार हैं, ये पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई व्यक्ति आएगा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने अपनी फाइल में, क्योंकि हर तिथि पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। अगर किसी फाइल में आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो उस उपस्थिति दर्ज कराने वाले व्यक्ति से उसका पैसा मांगेंगे कि मैं तुम्हारा साइन करवा देता हूँ, तुम्हारे अंगूठे की छाप लगवा देता हूँ, इतने रुपए दो, ठीक है। नहीं दोगे तो ये डर तुम्हारे अंदर भर देंगे, नहीं दोगे तो जिस दिन तुम आना भूल गए उस दिन वारंट करा दूंगा, या तुम आओगे तब भी तुम्हारे वारंट करा दूंगा, अंगूठा नहीं लगवाऊंगा, ऐसी चीज़ों से डरा के रखते हैं, ठीक है। और इस काम में जो अधिवक्ता लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, ताकि उनके भी बाकी के काम रोज सुचारू रूप से चलते रहे, पेशकार साहब से किसी भी प्रकार का उनका विवाद न रहे। तो वो आने वाले अभियुक्त से भले ही उनका क्लाइंट हो, ऐसे सेवा कराते रहते हैं पेशकार साहब की। और कोई विशेष काम होता है, बयान होते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो भी पेशकार साहब को सेवा करवा देते हैं कि आप कर दो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, आपके फेवर में हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ कर नहीं सकता, कोई न्यायालय के खिलाफ काम नहीं कर सकता, लेकिन आदमी के मन में जब ये चीज़ भर दी जाती है तो वो पैसे देने का प्रयास करता है, कोई उपहार देने का प्रयास करता है कि सर हमारा काम बढ़िया हो जाना चाहिए। वो डरता है कि किसी प्रकार से हमें सजा ना हो जाए, हमारे साथ कुछ गलत ना कर दें ये, तो पेशकार साहब की सेवा करने का प्रयास वो करता है। जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट ही पेशकार साहब की हो गई। दूसरी पोस्ट है बाबू की, जो कार्यालय में बैठते हैं जहां उस न्यायालय की सभी फाइलें रखी जाती हैं। यहाँ से क्या होता है, सभी जितने नए मुकदमे आते हैं वो सीधे कार्यालय में आते हैं। कार्यालय से जब अधिकारी के साइन उस पर हो जाते हैं तो मुकदमा बन के फिर अपनी अपनी तारीख पे न्यायालय जाना शुरू हो जाता है, मुकदमा फिर आके कार्यालय में रख जाता है। तो जितने नए मुकदमे पड़ते हैं, ठीक है, उनको पेश करके उनको मुकदमा बनवाने के संबंध में नई जमानतें जो पड़ती हैं उनमें जमानत पेश करने के संबंध में सेवा शुल्क लेते हैं कुछ लोग। ऐसी शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं और बाबू के कमाने का जरिया यही होता है नए दावे पेश करना, ठीक है, नए दावे और जमानत के लिए जो प्रार्थना पत्र आते हैं उन्हें पेश करना, यहीं पर उनका इनकम सोर्स होता है। लेकिन मैं एक बार फिर से आप कह रहा हूँ कि गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोच के मत जाना। हो सकता है आपको वहाँ अगर ऐसा कोई अवसर मिलता है, आप ऐसा कुछ चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप गलत तरीके से पैसा कमाना, बस मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लोगों ने काम किए हैं पैसे कमाने के लिए और कैसे चल रहा है यूपी में सिस्टम। अब इसके बाद बात आती है ग्रुप डी में एक पोस्ट है प्रोसेस सर्वर, बहुत प्रचलित है, बहुत पूछा जा रहा है इसके बारे में लोगों द्वारा। दूसरी पोस्ट है ग्रुप डी में, ग्रुप डी तो टोटल ही मैं मान के चल रहा हूँ। तो एक पोस्ट हम प्रोसेस सर्वर की मान लेते हैं, दूसरी मान लेते हैं ऑर्डरली की, इसके बाद प्यून की, इसके बाद चौकीदार और माली और लिफ्ट मैन और बहुत सारे पोस्ट हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस सर्वर का काम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रोसेस सर्वर जाता है कोर्ट से जो कागज़ों की तामील कहते हैं यहाँ की भाषा में, कोर्ट की भाषा में तामील का मतलब होता है उस सूचना को उस व्यक्ति तक पहुँचा देना जिसके नाम का वो सम्मन या नोटिस है, और उस पर उसके हस्ताक्षर करवा लेना कि हाँ अब तक ये सूचना पहुँच गई है न्यायालय द्वारा। तो इस काम के लिए ये प्रयास इन लोगों का रहता है। अगर ये और इनकम करना चाहते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि हमारा पेट्रोल वगैरह कुछ चाय पानी वगैरह कर दीजिए, हम सही सी रिपोर्ट आपकी लगा देंगे, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, ठीक है, और नहीं कराओगे तो फिर हम आपके खिलाफ रिपोर्ट लगा देंगे। ऐसा डरा धमका के जो लोग ऐसा पैसा कमाना चाहते हैं प्रयास करते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, आप किसी काम को आज नहीं होने वाला है, 2-4-10 दिन बाद होने वाला है, लेकिन कोई फोर्स करता है यार आज ही करवा दो हमारा काम, आज ही तामील करवा दो, वहाँ जाके कोई अधिवक्ता है या कोई पार्टी है, वादी प्रतिवादी हैं, आज ही करा दो ताकि हमारा जो काम रुका हुआ है वो जल्दी आगे बढ़ जाए। इसके संबंध में कुछ सेवा शुल्क दे के उन्हें समय से पहले ही वो काम करवा देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस सर्वर का हो गया। फिर बात करते हैं ऑर्डरली बेसिकली कोर्ट में रहते हैं और जज साहब के पास में खड़े हुए आदमी आपने देखे होंगे, अक्सर जज साहब के बगल में खड़े हुए 1-2 लोग, ठीक है, तो वो ऑर्डरली होते हैं। बेसिकली ऑर्डरली को ही जज साहब के पास लगाया जाता है, लेकिन
ऐसा भी होता है जो न्यायालय के प्यून होते हैं वो भी सेम ऑर्डरली का काम ही न्यायालय में करते दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है तो ऑर्डरली और प्यून दोनों ही न्यायालय में अपने जज साहब के साथ रहते हैं। तो इनका सोर्स ये होता है कि जो पेशकार साहब पैसा कमाएंगे डेली उसमें इन्हें एक हिस्सा देंगे, ठीक है, उसमें इन्हें भी एक बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद रहती है। इस प्रयास में ये भी पेशकार साहब की सहायता करते रहते हैं और जो प्यून होता है वो भी सेम वही काम करता है। और इसके अलावा इन्हें जहाँ से भी साइन कराने के या किसी फाइल को पहले रखवाने के, पेश कराने के, जहाँ से भी इनसे हो सकता है पैसा कमाना चाहते हैं वहाँ से ये प्रयास करते रहते हैं। और इस संबंध में भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं, अक्सर बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स आती हैं कि यहाँ का अर्दली इतने पैसे ले रहा है, चपरासी इतने पैसे ले रहा है, पेशकार इतने पैसे ले रहा है, अराजकता फैली हुई है न्यायालयों में। ये ऐसी अक्सर बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, ठीक है। तो ये कमाई का जरिया होता है ऑर्डरली और प्यून का। तीसरा प्यून का भी मैंने इसी में बता दिया है, दोनों सेम ही काम करते हैं न्यायालयों में अगर तैनाती है इनकी तो। फिर बचता है चौकीदार। चौकीदार का बेसिक अपना कुछ नहीं है, ठीक है। चौकीदार का काम है न्यायालय में बैठना और वहाँ का जो भी सामान वगैरह उसकी देख रेख रखना करना कि कोई इधर उधर ले ना जाए, ताले वाले कोई ना हमारे खोले, कोई किसी प्रतिबंधित जगह पर ना जाए, ठीक है, कुछ चोरी ना हो। इस संबंध में देख रेख करना चौकीदार का काम है। समय से न्यायालय खोलना और बंद करना इसका काम है। इसके बदले में ये प्रत्येक न्यायालय से जो पेशकार साहब बैठते हैं, बाबू जी बैठते हैं, उनसे ठीक ठाक संबंध बना के चलते हैं और प्रत्येक न्यायालय से अपना जो भी हिस्सा मांगना चाहें कि हमें इतना दे दिया करो साहब, इतना दे दिया करो, ऐसा करने का ये लोग प्रयास करते हैं। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत से लोग इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपने घर जाते हैं। चौकीदार की वो सुकून की नौकरी है, कोई टेंशन नहीं है, कभी कभार कोई बात हुई तो हुई, नहीं तो अपना चुपचाप आता है, ताले खोले, अपना पूरा न्यायालय खोल के बैठा रहा और फिर शाम को ताला वाला बंद किया और चला गया, ठीक है। तो ये बड़ा सुकून का काम है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी प्रयास करते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी किसी का काम पड़ जाए, कोई स्टाफ का आदमी रात में आना चाहे, सुबह जल्दी आना चाहे, ताला खुलवाना चाहे, तो ये लोग कर देते हैं उसके लिए कि चलो अपना काम निपटा लो, आपका काम फंस रहा है, बस इतनी सी बात है। तो मैंने आपको इन सभी पोस्ट पे बता दिया। अब कुछ लोग जानना चाहेंगे ड्राइवर के बारे में कि सर आरटीओ का ड्राइवर ये काम कराने के पैसे लेता है, सर एसडीएम साहब का ड्राइवर भी काम करा देता है, डीएम साहब का ड्राइवर भी काम करा देता है, उसके पैसे लेता है। तो भाई जो अधिकारी के करीब रहते हैं, ठीक है, जिसमें स्टेनो हो गया, जिसमें ऑर्डरली हो गया, पेशकार हो गए, बाबू हो गए, ये लोग साहब अपने अधिकारी के करीब होते हैं। तो जिसके संबंध कभी अधिकारी से अच्छे हो जाएं, वो कभी छोटा मोटा कोई काम करा सकता है तो करा के वो अपना प्रयास करता है कि वो कमा ले, ठीक है। ये व्यवस्था हर जगह हर अधिकारी के साथ रहती है, ठीक है। इस संबंध में बहुत सारे किस्से सुनने में आते रहते हैं, ठीक है, कि किसके अपने अधिकारी के साथ सेटिंग चल रही है। इसके बाद तो इतने लोग करीब रहते हैं तो उसमें से एक आदमी ड्राइवर भी बढ़ा लो, ड्राइवर भी अधिकारी के करीब ही रहता है। कभी अगर वो कोई ऐसा काम अधिकारी अगर ईमानदार हुआ तो कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये आरटीओ नहीं है, ये डीएम ऑफिस एसडीएम ऑफिस नहीं है, न्यायालय है, ठीक है। अधिकारी ईमानदार है तो डीएम की कभी ड्राइवर की कभी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि उनसे इस बारे में बात करे, ठीक है। बाकी कोई ओवर इनकम नहीं है, बस वो अपने व्यवहार से चाहे कभी पेशकार था आपके पास या किसी के पास जाके कह दे कि हाँ कुछ खिला पिला दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। जो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो दूसरों को ऐसे करते रहते हैं कि हमारा भी इनसे सिस्टम सही रहेगा तो कभी हमारी बात फंसेगी तो साहब के ड्राइवर हैं, साहब से कह देंगे, हमारा भी काम चलता रहेगा, ठीक है। इस संबंध में कोर्ट के ही कुछ कर्मचारी उसका सेवा पानी करते रहते हैं, ड्राइवर का भी, क्योंकि ड्राइवर जो पोस्ट है मोस्टली डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम को ही मिल सकते हैं। इस समय जो व्यवस्था है डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम, लोअर कोर्ट के प्रमुख और सत्र न्यायालय, पूरे न्यायालय के प्रमुख, इनको ही ड्राइवर मिलते हैं। तो बड़े अधिकारियों के ड्राइवर हैं, इसलिए छोटे अधिकारी और छोटे अधिकारियों के कर्मचारी जो हैं वो इनका थोड़ा सेवा पानी करने का प्रयास करते हैं। ड्राइवर का ये सिस्टम हो गया। मोस्टली मैंने सबका बेसिक बता दिया है, जो खुली हुई चीज़ें चल रही हैं समाज में कि हाँ न्यायालय में ये इनकम सोर्स बने हुए हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें चल रही हैं वो किसी पर दाग लगाना, किसी के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है। न्यायालय की व्यवस्था में आप घुसेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आप बाकी चीज़ें खुद सीख जाएंगे। तो अब बात करेंगे कि यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, आपकी शिकायत होती है और आपके खिलाफ एविडेंस है, इस स्थिति में आपके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। बेसिकली जो शिकायतें होती हैं उसमें एविडेंस नहीं होते हैं, सिर्फ मौखिक शिकायत, कभी लिखित शिकायत होती है कि इनके द्वारा ऐसा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो अधिकारियों से पैसे ले रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो इसके बदले में क्या किया जाता है, आपको उस जगह की तैनाती से जहां आप तैनात हैं वहां से हटा के और दूसरे कोर्ट ऑफिस में या किसी
अनुभाग में लगा दिया जाता है। सबसे छोटी कार्रवाई यही है। दूसरा, अगर आपके खिलाफ कुछ एविडेंस वगैरह मिले हैं तो आपके खिलाफ प्राइमरी इंक्वायरी सेट कर दी जाती है। ठीक है, प्राइमरी इंक्वायरी में यदि आप दोषी पाए जाते हैं, जिन लोगों के बयान लिए जाएंगे, जिन लोगों ने शिकायत करी होंगी और जो एविडेंस होंगे उनको देखते हुए अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ फिर मुख्य इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी के अनुसार आपके ऊपर पनिशमेंट हो सकता है। ठीक है, आपके इंक्रीमेंट रुक सकते हैं, आपके खिलाफ शिकायत हाईकोर्ट को लिखी जा सकती है, या आपके प्रमोशन वगैरह होल्ड हो सकते हैं। आपके अगर सर्विस रिकॉर्ड में दाग लग जाता है, किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है, तो इसलिए आपको बहुत संभल के चलना है, क्योंकि जीवन में हर आदमी चाहता है उसके इंक्रीमेंट सही से उसे मिलते रहें, उसके प्रमोशंस उसे मिलते रहें। सर्विस में जो वो समय अपना खर्च कर रहा है अपने जीवन का, वो कहीं और खर्च कर रहा होता तब भी वो इनकम का प्रयास करता कि बढ़े। अब यहाँ इस नौकरी में खर्च कर रहा है तो वो भी चाहेगा कि मेरे बूढ़े होने के साथ साथ मेरी इनकम बढ़े, मेरे प्रमोशंस बढ़ें, क्योंकि ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं और मेरा समय पूरा होता जा रहा है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। ठीक है, तो सर्विस खराब नहीं करनी है, प्रयास आप लोग। ठीक है, कुछ लोग वैसे भी पूछ रहे हैं सर मुझे आवास पे काम के लिए बुलाया जाएगा तो मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट रुक जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। तो देखो भाई, मैं कह रहा हूँ अगर आपको लगे आपके लायक सर्विस नहीं है तो सर्विस ना करना ज़्यादा बेहतर है। तैयारी कर लें दूसरी नौकरी की, लेकिन सर्विस खराब करना विकल्प नहीं है। आप एक बार सर्विस में खराब कर लेते हैं और फिर सर्विस से निकल भी नहीं पा रहे हैं, दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही, तो आप समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा पछताना शुरू कर देंगे। सबकी सैलरियां बढ़ेंगी, आपके साथ के बैच के लोग होंगे, प्रमोशन हो जाएंगे उनके, लेकिन आप किसी छोटी सी गलती की वजह से पूरा जीवन पछताएं। इससे बेहतर है वो सर्विस ना करें, दूसरी की तैयारी मेहनत से कर लें, और अगर किसी सर्विस को कर रहे हैं तो फिर प्रयास करें कि वो खराब ना हो। ठीक है, एटलीस्ट वो डिसेंट चलती रहे कि ना किसी का अच्छा बनो ना किसी का बुरा बनो। धीरे से अपना जो काम है उसे निकाल के आगे बढ़ जाओ, समय बीतता जाता है, चीज़ें बदलती जाती हैं। ठीक है, तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि गलत कामों में ना पड़े ज़्यादा। ठीक है, और अगर ऐसा आप गलत कामों में पड़ रहे हैं तो फिर बहुत बच के चलें, क्योंकि सर्विस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक समय के बाद आपका नौकरी लेने की जो ललक है वो भी ख़त्म हो जाएगी, उम्र ख़त्म हो जाएगी, आपके दिमाग में जो नॉलेज है, भी तैयारी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, और उस समय आखिरी विकल्प होगा इसी नौकरी को बुढ़ापे तक करते जाना। फिर बहुत पछताओगे अगर इधर कोई गलती कर गए आप नई नौकरी में। तो प्लीज़ ध्यान से नौकरी करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को, यदि आप चाहते हो कि आपको बेहतर जानकारी इस नौकरी के बारे में मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।